अमरीकी सदर जो बाइडेन अफगानिस्तान से इनखला के फैसले का दिफा किया है। अफगानिस्तान में जारी अफरा तफरी के पस मंजर में कौम से खिताब करते हुए अमरीकी सदर जो बाइडेन ने इनखला के फैसले को दुरुस्त, बेहतरीन और अमरीका के मफाद में बताया है। उन्होंने अफगानिस्तान से अमरीकियों को निकालने के मिशन को गैर मामूली और कामयाब बताया है। बाइडेन के मुताबिक 31 अगस्त से कबल इनखला का ऑपरेशन तालिबान की डेडलाइन की वजह से नहीं बल्कि अमरीकियों की जिंदगियों को बचाने के लिए तयशुदा मंसूबे के तहत किया गया। ख्याल है कि 1,20,000 अमरीकियों को अफगानिस्तान से निकाला गया। उन्होंने इस गैर मामूली ऑपरेशन के लिए फौज की जुर्रतमंदी की सताइश भी की। और वहीं अफगानिस्तान की सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय काउंसिल के सदर चार्ल्स मिशेल से बात की। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट करके खुद इसकी जानकारी दी है। दोनों लीडरों ने अफगानिस्तान में पैदा शुदा हालात और दुनिया पर इसके मुमकिन असरात पर तबादले ख्याल किया। मुस्तहकम और महफूज अफगानिस्तान की अहमियत पर दोनों लीडरों ने जोर दिया। दोनों लीडरों ने इस पहलू पर भी गौर किया कि अफगानिस्तान के मौजूदा तनाजुर में वहां सूरत हाल को बेहतर बनाने में हिंद और यूरोपीय काउंसिल किस तरह मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं। अमरीकी इनखला के बाद दोहा में हिंदुस्तानी सफीर दीपक मित्तल ने तालिबान के नुमाइंदे मोहम्मद अब्बास सिस्तानिक ज़ई से मुलाकात की। वजारत खारजा के जरिए जारी बयान में कहा गया है कि तालिबान की दरख्वास्त पर यह मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान सलामती पर बातचीत हुई। इसके साथ साथ अफगानिस्तान में फंसे हिंदुस्तानियों की बहिफाजत, वापसी और हिंदुस्तान जाने के ख्वाहिशमंद अफगानी अक़लियतों के मंसूबे पर भी बातचीत की गई। हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यूरोप काउंसिल के सदर से बातचीत की। अफगानिस्तान के सूरत हाल पर यह बातचीत हुई। बिल्कुल, अफगानिस्तान के हालात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट के बीच में बातचीत हुई है। आपको ये भी बता दें कि 3 सितंबर को एक बैठक भी होने वाली है यूरोपियन यूनियन के तमाम विदेश मंत्रियों की, जिसके लिए भारत को भी न्योता भेजा गया है और भारत भी इसमें शामिल होगा। इस बैठक में जिसमें अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा होगी। और वहीं जिस तरह से अमेरिका बाहर निकला है अफगानिस्तान से, उसके बाद एक तरफ अफगानिस्तान वहां वॉर खत्म करके बाहर निकला है और वहीं भारत का जो प्रेसिडेंसी थी यूएनएससी में सिक्योरिटी काउंसिल में, वो भी खत्म हो गया 31 अगस्त को। तो जाहिर तौर पर ये एक काफी बेहतरीन दौर रहा भारत का यूएनएससी में। और अफगानिस्तान से खास तौर पर फोकस तरीके से 3 बार स्टेटमेंट्स आए हैं और 1 बार रेजोल्यूशन भी कल सामने आया था। लेकिन फिलहाल जैसे आपने बताया कि भारत और तालिबान के बीच में जो पहला कांटेक्ट है वो कल दोहा में हुआ। बिल्कुल, दोहा में बातचीत हुई है और तालिबान के जरिए ही इस बातचीत को लेकर पहल हुई है। तो किस तरह से इस पहल को देखा जाए? ये बात शुरू से कही जा रही थी कि राष्ट्रहित के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए भारत तालिबान से बातचीत कर सकता है। इस बात के संकेत 1 हफ्ता पहले ही मिल चुके थे कि ये हो सकता है। ऐसे में दीपक मित्तल, जो कि इस वक्त भारत के एम्बेसडर हैं दोहा में, उन्होंने मुलाकात की है। हालांकि इसके लिए तालिबान की तरफ से ही गुजारिश की गई थी इस मुलाकात के लिए, लेकिन ये एक पहला कांटेक्ट है, ऑफिशियल कांटेक्ट है, जहां पर इंडियन ऑफिशियल और तालिबान के सीनियर लीडर उनकी मुलाकात हुई है। इंडियन एम्बेसी के अंदर ही ये मुलाकात हुई और माना जा रहा है कि इसमें इंडिया ने अपने कंसर्न्स साफ कर दिए हैं आतंकवाद को लेकर। और वहीं जो भारतीय वहां फंसे हुए हैं, जो माइनॉरिटीज वहां से भारत आना चाहती हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर भारत ने अपना कंसर्न जताया। और वहीं अफगानिस्तान के नई तालिबान जो रूल है उसकी तरफ से एश्योरेंस दिया गया है कि भारत ने जो तमाम मुद्दे उठाए हैं उनको एड्रेस किया जाएगा, उन पर विचार किया जाएगा। लेकिन आपको ये भी बता दें, हमारे जो सोर्सेज हैं अफगानिस्तान में, उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर तालिबान की सरकार जो है वो वहां पर आ जाएगी। और वो ईरान का जो मॉडल है, ईरान मॉडल जो है जिसमें सुप्रीम लीडर रहते हैं और प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, उसी मॉडल, उसी तर्ज पर भी काबुल में सरकार बनेगी। और जाहिर तौर पर बार बार ये बयान आ रहे हैं तालिबान की तरफ से कि सभी मुल्कों के साथ, अमेरिका समेत, भारत समेत सभी मुल्कों के साथ तालिबान अच्छे संबंध चाहता है। बिल्कुल शैलेंद्र, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। आलमी उमूर के माहिर मुहिबुल हक साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका मुहिबुल हक साहब। अफगानिस्तान में जिस तरह से डेवलपमेंट्स हो रही है, इसी बीच जो बाइडेन का बयान आता है और 20 साल चलने वाली अफगानिस्तान की जंग को उन्होंने कामयाब करार दिया और बेहतरीन करार दिया।
अमेरिका के लिए भी और एक बेहतरीन कदम के तौर पर इनखला को उन्होंने बताया है। देखिए, जिस तरह से बाइडेन ने जो क्लेम किया है विक्ट्री और कि हमारे सारे मकासद हल हो गए, मैं ये समझता हूँ कि ये टॉल क्लेम है। ये पूरी तरह सही इसलिए नहीं है कि अगर उनका मकसद ये था कि अफगानिस्तान शुड बी बॉम्ब्ड टू स्टोन एज और उसको तबाह कर दिया जाए बमबारी करके और वहाँ से रिजीम चेंज करना अगर उनका मकसद था, तो मैं ये समझता हूँ कि ये मकसद अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का कभी भी नहीं था। अमेरिका का जो इंटरफेरेंस है और जिस तरह का अफगानिस्तान उन्होंने छोड़ा है, अमेरिका के वो हलीफ जो अमेरिका के शाना बशाना 20 साल से वहाँ चल रहे थे, वो जिस पोजीशन में अभी अनकंफर्टेबल पोजीशन में है, तो अमेरिका की हैसियत इंटरनेशनल एरिया में जो एक रिलायबल पार्टनर की नहीं रह गई है। और अब अमेरिका के साथ जाते हुए जो एलाइज हैं उनको काफी सोचना पड़ेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक सेटबैक है एलाइज के लिए बतौर खास, और अमेरिका का या बाइडेन का ये क्लेम जो है इंटेलेक्चुअली रेस्पेक्टेबल ग्राउंड पे डिफेंड नहीं किया जा सकता। जी, वहीं मुहिबुल हक साहब, क्योंकि अफगानिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरह से इन 20 सालों में तबाह हो चुकी है, खुश्क साली का भी सामना है अफगानिस्तान को। वहीं अमेरिका ये कहता है कि मदद तो की जाएगी लेकिन अफगान हुकूमत जो भी बनेगी उसके ज़रिए जो है मदद नहीं पहुंचाई जाएगी। ऐसे में कितनी मुश्किलों का सामना और भी हो सकता है अफगानियों को आगे। ये दूसरा ब्लंडर है अमेरिका की तरफ से। जो अमेरिका वहाँ पे अगर मान लिया कि गवर्नमेंट जाहिर सी बात है तालिबान फॉर्म करती है और कोई भी फैसला गवर्नमेंट के शमूलियत के बगैर मुमकिन नहीं हो पाता। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अमेरिका का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है और अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट हम सिर्फ 20 साल का ना देखें। अमेरिका 1979 जब से सोवियत इन्वेजन हुआ है अफगानिस्तान पे, तब से आज तक यानी 42 साल का इन्वॉल्वमेंट है। बहुत सारे पैसे, बहुत सारी एनर्जी और बहुत वक्त खर्च हुआ है और नतीजे के तौर पे उनको क्या मिला, एक ऐसी रिजीम आई है जो आने वाले दिनों में हॉस्टाइल होगी अमेरिका के लिए, या अमेरिका के जो डिक्टेट्स हैं वो वहाँ पे अफगानिस्तान में नहीं चल पाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के बयानात ये जिसे कहते हैं ब्लंडर आफ्टर ब्लंडर। जी बिल्कुल। मुहिबुल हक साहब, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। यूपी में आज से बच्चों के स्कूल खुल गए हैं। स्कूल में 1 से 5वीं दर्जात के तलबा ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो चुकी है। स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल का मुकम्मल ख्याल रखने की सख्त हिदायत दी गई है। 4-4 घंटे की 2 शिफ्टों में क्लासेस होंगी। एक शिफ्ट में क्लासेस में सिर्फ 50% ही तलबा पढ़ाई करेंगे। वहीं क्लासरूम में ही असेंबली होगी। इंटरवल में क्लास में ही लंच करना होगा। तो इंटरवल में आपको बता दें कि लंच जो है वो क्लासरूम में ही करना पड़ेगा। लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बच्चों के जो है क्लासेस ऑफलाइन शुरू हो चुके हैं। बच्चों के चेहरों पर खुशी नजर आ रही है, लेकिन वहीं सरपरस्तों में कहीं ना कहीं ये तशवीश भी पाई जा रही है कि क्योंकि तीसरी लहर का खतरा बताया जा रहा है। अक्टूबर के आने तक जो है माना जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर जो है आ सकती है। ऐसे में ये भी कहा जाता रहा है कि तीसरी लहर जो है बच्चों पर ज़्यादा असर कर सकती है। वहीं अगर सही से बच्चों को वैक्सीनेट नहीं किया गया तो बच्चों पर कुछ मुश्किलें, कुछ चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में स्कूल्स का खुल जाना जहां बच्चों के लिए तो अच्छा माना जा रहा है, वहीं क्या आगे चलकर ये परेशानी का सबब बन सकती है। बहरहाल यूपी में आज से बच्चों के स्कूल खुल गए हैं और स्कूल में 1 से 5वीं दर्जात के तलबा की ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो चुकी है। स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल का मुकम्मल ख्याल रखने की सख्त हिदायत दी गई है। सैनिटाइजर का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल, वहीं मास्क पहनना लाजमी है। 4-4 घंटे की 2 शिफ्टों में क्लासेस होंगी। एक शिफ्ट में क्लास में सिर्फ 50% ही तलबा पढ़ाई करेंगे। वहीं क्लासरूम में ही असेंबली होगी। इंटरवल में क्लास में ही लंच करना लाजमी होगा। आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं। ये तस्वीरें जो है यूपी स्कूल से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज से क्लासेस ऑफलाइन शुरू हो चुकी हैं। बच्चों ने बाज़ाब्ता तौर पर मास्क पहना है, स्टाफ ने मास्क पहना है, सैनिटाइजेशन की जा रही है। स्कूलों के क्लासरूम्स को बाकायदा सैनिटाइज किया जा रहा है। मास्क पहनना लाजमी है। वहीं टेम्परेचर चेक भी किया जा रहा है और सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है।
करीब 2 साल बाद बच्चे ऑफलाइन तर्ज पर स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं, क्लासेस शुरू हो गई है। बच्चों में काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है क्योंकि काफ़ी वक्त बाद बच्चे जो है स्कूल वापस ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे आ रहे हैं आज। बच्चों के बिना तो एकदम सूनापन लग रहा था। चाहे हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, बच्चों से अटैच्ड थे तब भी हम, पर जो एक इंटरेक्शन फेस टू फेस हो सकता है वो और कोई तरीका नहीं है बच्चों के साथ। अब इससे अच्छा तरीका कोई नहीं हो सकता। हमें बहुत ही, हम बच्चों से ज़्यादा हम एक्साइटेड हैं। वी आर वेरी हैप्पी द स्टूडेंट्स आर हियर एंड वी वेलकम देम। एंड इतने दिनों आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस ली, ऑनलाइन क्लासेस से अब फेस टू फेस क्लासेस शुरू होने जा रही है, कितना कुछ बदलाव हुआ? नहीं, वो रिस्पांस तो ऑनलाइन भी अच्छा दे रहे थे। 11th-12th में पढ़ाती हूँ, अभी 11th के बच्चों का तो एडमिशन अभी हुआ है। 12th की क्लासेस में ले रही थी, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास। और हम जो बच्चे नहीं भी आते थे, हम पर्सनली उनसे पूछते थे कि आप क्यों ज्वाइन नहीं कर रहे हो। तो बच्चे क्लासेस तो ले रहे थे और हम उनके टेस्ट भी ले रहे थे, मतलब पूरी तरह से हम उनसे अटैच थे। पर फिर भी जो उनकी कुछ प्रॉब्लम होती थी, कोई क्वेश्चन समझ। लखनऊ से हमारे नुमाइंदे तारिक कमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक, आज से यूपी में स्कूल शुरू हो चुके हैं, कैसा मंजर देखने को मिल रहा है? हाँ मुनज़्ज़ा, बहुत अहम पेशरफ्त है। और देखिए, जो माहौल देखा हमने तो उससे अंदाजा हुआ कि वाकई बच्चे किस कदर बेताब थे और कैसा एक लग रहा था जैसे उनको कोई कैद से रिहाई मिल गई हो। और बड़ी खुशी का माहौल देखा बच्चों के दरमियान जी। हालांकि ये भी है कि यहाँ पर कुछ फिक्रमंद है माँ बाप बच्चों को लेकर, लेकिन जिस अंदाज के इक़दाम स्कूलों में किए जा रहे हैं, एक आदि तदाबीर इख्तियार की जा रही है, उसको लेकर महसूस होता है कि हालात सही रहेंगे। और जो मंजरनामा है वो वाकई बहुत खूबसूरत नजर आता है। और खुदा करे कि ये सफर जो है बच्चों की तालीम का सफर इसी अंदाज से अगर जारी रहे, क्योंकि बहुत तवील अरसे के बाद बच्चों को मौका मिला है स्कूल जाने का। और देखिए, बड़े अजीब से असरात मुरतब हुए बच्चों की सेहत पर भी, उनकी आंखों पर, उनके माहौल पर, पढ़ने लिखने के तौर तरीके, सब चीजें मुतासिर होकर रह गई हैं। तो अब लोग भी यही सोचते हैं कि अगर जिंदगी मामूल पर आए, ये कोरोना की वबा मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए तो मामूल की जिंदगी शुरू हो, बच्चे भी अपने बचपन में अपनी मासूमियत के साथ स्कूलों में लौट आए और तालीम का सिलसिला जारी और सारी रहे। मुनज़्ज़ा, बिल्कुल तारिक कमर, बेहद शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आज से राजस्थान में स्कूल खुल गए हैं। 9वीं से 12वीं जमात तक के तुलबा की ऑफलाइन तालीम शुरू हो चुकी है। 50% की कैपेसिटी के साथ पढ़ाई शुरू हो चुकी है। सुबह 7:30 से दोपहर 12:30 बजे स्कूल खुले रहेंगे। इस दौरान स्कूल में मिड मील नहीं पकाया जाएगा। वाज़ेह हो कि कोरोना वायरस और पैदर पे लॉकडाउन के सबब कई महीनों से बच्चों की ऑनलाइन तालीम चल रही थी। जयपुर से हमारे नुमाइंदे अरबाज अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज, ये बताएं कि आज से स्कूल खुल चुके हैं, ऐसे में बच्चों का कैसा रिएक्शन देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, बच्चों का रिएक्शन काफी एक तरह से देखा जाए तो पॉजिटिव है। जो हालात बदले हैं और जो अब केसेस में कमी आई है, इसको अगर देखा जाए तो उसको लेकर के काफी पॉजिटिव मूड में हैं बच्चे। काफी लंबे अरसे से घरों में रहे हैं, बाहर मूवमेंट नहीं हुआ, लॉकडाउन रहा, कर्फ्यू रहा, इस तरह की चीजों के बाद में एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में बच्चे स्कूलों का रुख आज से कर रहे हैं। आप देखिए कि 9वीं से जो 12वीं क्लास है, इसमें करीब करीब राजस्थान में 51 लाख ऐसे बच्चे हैं जो स्कूलों का रुख आज से कर रहे हैं। और न सिर्फ आपके ये देखिए कि ये 9वीं से 12वीं के बच्चे, बल्कि जो कोचिंग है, जो कॉलेज हैं, उनके बच्चों की भी पढ़ाई शुरू हो गई है। तो आप ये मानिए कि कमोवेश 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट जो हैं वो स्कूलों का, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, कॉलेजों का रुख कर रहे हैं। और लंबे अरसे बाद फिर से जो एजुकेशन का बेसिक सिस्टम है वो वापस आया है। अभी तक आप देखिए कि वर्चुअल क्लासेस चल रही थी, उन्हीं में तमाम तरह की स्टडीज कराई जा रही थी। और एक तरह से नया जो सेशन है 3 महीने डिले हो गया है, जिसमें जो राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने 3 महीने डिले की वजह से ये ऐलान कर दिया है कि जो 30% सिलेबस है वो कम कर दिया जाएगा, यानी 30% सिलेबस कम होगा और बचे हुए 70% के मुताबिक ही बच्चों की पढ़ाई कराई जाएगी। और आने वाले हर महीने में एक टेस्ट लिया जाएगा जिसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि उस बच्चे का ओवरऑल जो एग्जामिनेशन है वो किया जा सके और उसके बाद में एक बेसिक रैंक बना करके चली जा सके, ताकि तीसरी लहर का जो डर है, अगर ऐसी कोई स्थिति या नौबत आती है तो आप देखिए कि उस टेस्ट के रिजल्ट के मुताबिक इस बच्चे का रिजल्ट तैयार किया जा सके। बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।
वहीं मध्य प्रदेश हुकूमत ने आज से 6 से 12वीं क्लासों के लिए स्कूल खुल गए हैं। मध्य प्रदेश के महकमे तालीम के मुताबिक आज से स्कूल आने वाले हर तालिब इल्म के लिए अपने सरपरस्त की इजाजत लाजमी होगी। स्कूल खोलने के लिए कोरोना कवानीन पर भी सख्ती से अमल किया जाएगा। वाज़ेह हो कि अब तक 9वीं से 12वीं तक के स्कूल हफ्ते में 2 दिन चले थे। इसके साथ स्कूलों का नया तालीमी सेशन 15 जून से शुरू हो चुका है, जिसके तहत इंदराज का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में आज समाअत होगी। ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर जहां सभी की निगाहें आज जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले पर होगी, वहीं मरकजी हुकूमत के जरिए रियासतों को ओबीसी की फहरिस्त बनाने का हक दिए जाने के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान सियासत अपने शबाब पर है। दोनों पार्टियों के जरिए खुद को ओबीसी का सबसे बड़ा खादिम साबित करने की न सिर्फ कोशिश हो रही है, बल्कि अब इस मामले में असेंबली सेशन बुलाने का भी मुतालबा शुरू हो गया है। हुकूमत के जरिए ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर असेंबली में स्टैंडिंग कमेटी बनाने की बात कही जा रही है, जबकि कांग्रेस के जरिए ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर असेंबली का खुसूसी सेशन बुलाने पर जोर दिया जा रहा है। वाज़ेह है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ हुकूमत ने ओबीसी रिजर्वेशन को 14% से बढ़ाकर 27% करने का फैसला किया था। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते, तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। और इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी इंसानों का हक है।